नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 28 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को फिक्स करना है तो पहले भाई इकोनॉमी को फिक्स करना पड़ेगा, कैसे। दूसरा आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे, यूएस ने इंडिया के ऊपर जो एडिशनल टैरिफ लगाए ना फोर्स लेबर के नाम पे, वो सिर्फ दिखावा है, कैसे। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में जो न्यूक्लियर डील साइन हुई है, इसकी वजह से कैसे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा जो है वो बढ़ेगा और कैसे यूएस हिपोक्रेसी शो कर रहा है इस न्यूक्लियर डील में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, देश की इकोनॉमी को अगर देश की अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन को अगर ठीक करना है ना, तो पहले इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा। अरुण मायरा का ये आर्टिकल है, और अरुण मायरा ना पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर हुआ करते थे और ठीक ठाक आर्टिकल्स लिखते हैं। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट तो देखो, आपको पता है, यूथ ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए। अब राइटर बोलते हैं कि मान लो एजुकेशन में बढ़िया रिफॉर्म आ गए, देश के सारे कॉलेज आईआईटी जैसे हो गए, आईएम जैसे हो गए, लेकिन इन कॉलेजेस से जो यूथ निकलेगा, मान लो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फिर क्या होगा? फिर ऐसे ही प्रोटेस्ट होंगे जबरदस्त जो अभी जेन जी ने किए। तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना अब बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट हैं वो फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। मतलब समझ गए ना। सबसे पहला पॉइंट आर्टिकल का ये है, एजुकेशन को फिक्स करने से एक लेवल के बाद कुछ नहीं होगा, हमारी जो इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो बदलना चाहिए ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट पैदा हो। राइटर बोलते हैं देखो, इंडिया और चाइना दोनों देखो वर्ल्ड में एकमात्र कंट्रीज हैं, मतलब दोनों कंट्रीज यूनिक हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 बिलियन से ज्यादा है। और हमें सबसे ज्यादा मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, क्योंकि चाइना ने तो फिर भी सिचुएशन ठीक रखी है। हमारे देश में तो आप देखो पिछले 30 सालों में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, जबकि चाइना में पिछले 30 सालों में उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 8 गुना ज्यादा हो गई है। इंडियंस के कंपैरिजन में उनकी पर कैपिटा इनकम 8 गुना ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखो मासेस की इनकम बढ़ाने पे फोकस किया है। अगर लोगों के पास में ज्यादा पैसा नहीं होगा तो फिर मार्केट में डिमांड कैसे पैदा होगी? मार्केट में डिमांड पैदा नहीं होगी तो कंपनीज फैक्ट्रीज प्रोड्यूस क्या करेंगी, और कंपनीज फैक्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो देश की इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? तो चाइना ने इसी चीज पे फोकस किया है कि कैसे ना कैसे करके मासेस की इनकम को इंक्रीज किया जाए, उनको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। अगर मासेस को मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा तो वो अपने आप मार्केट में जाके खर्च करेंगे और मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज की ग्रोथ बढ़ेगी, फैक्ट्रीज की ग्रोथ बढ़ेगी तो देश की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये चाइना का मॉडल है, चाइना ने बढ़िया से इंप्लीमेंट किया। लेकिन देखो अभी इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स है ना, इस वक्त 3 अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। जैसे ट्रेंड 1 क्या है, पहली दिशा कौन सी है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सरकार चाहती है फॉरेन कंपनीज इंडिया में आए, इसलिए सरकार लेबर राइट्स को भी कमजोर कर देती है ताकि बाहर से जो पैसा आए उनको इंडिया में काम करने में आसानी हो। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इंडिया में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, इवन इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए लेबर राइट्स को कमजोर कर दिया सरकार ने। इवन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी सरकार ने कमजोर कर दिया ताकि बिजनेस करना ज्यादा से ज्यादा आसान हो, चाहे मजदूर के जो हक हैं वो थोड़े से कम हो जाएं, चलेगा। फिर दूसरी दिशा जिसमें सरकार भाग रही है, एआई ऑब्सेशन। हम देखो हर एक सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में एआई ला रहे हैं। अब देखो एआई का इकोनॉमिक टर्म में मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक टर्म में एआई का मतलब होता है ज्यादा प्रोडक्टिविटी, और यहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी का सीधा मतलब है कम ह्यूमन आउटपुट और ज्यादा कम ह्यूमन इनपुट और ज्यादा आउटपुट। समझ गए? एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब तो यही होता है ना कि आप इनपुट कम दे रहे हो और आपको आउटपुट ज्यादा आ रहा है, यानी काम ज्यादा हो लेकिन
इंसान की कम जरूरत हो, तभी इंसान कम लगेंगे, तभी तो कम इनपुट आएगा ना। लेकिन सोच के देखो, सरकार खुद एआई पे फोकस कर रही है और एआई से तो जॉब्स जाएंगे ना लोगों की, ऑफ कोर्स जाएंगी। फिर तीसरा ट्रेंड, तीसरी डायरेक्शन जिसमें सरकार भाग रही है, यह है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। क्या है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी? इसका सिंपल मतलब यह है, अगर देश की जीडीपी 1% से ग्रो करती है तो उसके मुकाबले में एम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट से बढ़ता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है और जॉब्स नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी लो है। इसे बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। 1990s में जब एलपीजी रिफॉर्म आए थे ना हमारे देश में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उन रिफॉर्म्स के बाद इंडिया इस मामले में ना काफी पीछे रहा। हमारी ग्रोथ आईटी लेड सेक्टर की थी, मतलब सर्विस सेक्टर ने हमारे देश की ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। इस वजह से मासिस को जॉब नहीं मिली, मासिस को जॉब नहीं मिली तो इस वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो जॉबलेस रह गई। क्या रह गई? जॉबलेस रह गई। एक तरफ देखो, हमें ना हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी चाहिए, मतलब थोड़ा सा परसेंटेज हमारी जीडीपी बढ़े, उतने ही परसेंट से, उतने उससे भी बढ़िया परसेंट से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए। क्योंकि देखो हमारे पास ना दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है यूथ की। अगर देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी और यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो फिर भाई नुकसान ही नुकसान है। फिर अल्टीमेटली वही यूथ खाली रहेगा, सड़कों पे आएगा और देश की सिचुएशन, स्टेबिलिटी खराब होगी। स्टेबिलिटी खराब होगी तो ग्रोथ ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाएगी। समझ गए? जो हम हर बार टर्म यूज करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज नहीं किया तो वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। अब आप ये देखिए, हमारे पड़ोसी देश चाइना ने क्या किया इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। आप देखो, फैक्ट देखो, 2024 तक ना चाइना की फैक्ट्रीज में 20 लाख रोबोट्स काम कर रहे हैं। 20 लाख। चाइना में जो फूड डिलीवरी एप्स है ना, जैसे हमारे देश में जोमेटो, स्विगी है, वहां पे मेituan है, फूड डिलीवरी ऐप है। इन्होंने बीजिंग में और संघाई में छोटे छोटे ऑटोनोमस रोबोट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है डिलीवरी के लिए। तो चाइना काफी आगे बढ़ रहा है। सुनने में देखो ये चीजें बहुत टैक्स से भी लग रही हैं, लेकिन इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ, चाइना में भी डर पैदा हो गया कि भाई लोगों की जॉब्स मासिस में जाएंगी, वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। आप डेटा देखो, माइग्रेंट वर्कर्स का अनएम्प्लॉयमेंट मार्च में 5.7%, पिछले 3 सालों में हाईएस्ट। यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट 16.3%। और जो युवा अनएम्प्लॉयड है ना, उसमें से 70% यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। ये चाइना की सिचुएशन है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एसेंस समझो कि चाइना में भी भाई एआई की वजह से सिचुएशन खराब हो रही है। तो क्या चाइना चुप बैठा है? नहीं। देखो, चाइना ना एक अथॉरिटेरियन देश है, तानाशाही है वहां पे। उनकी हिस्ट्री उन्हें सिखाती है कि अगर भाई यूथ एजुकेटेड है लेकिन बेरोजगार है तो भाई वो यूथ फिर गुस्से में भर जाता है और फिर क्रांति आती है, रेवोल्यूशन आती है। 1989 में चाइना में ऐसा हो चुका है। इसी वजह से इंटरनेट पे लोग क्या बोल रहे हैं, चाइना उस पर बहुत नजर रखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रेवोल्यूशन आ जाए दोबारा से, इसलिए बहुत डरते हैं चाइना के जो रूलर हैं। तो इसलिए चाइना ने इस चीज को एड्रेस करने के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, रेवोल्यूशन ना आए, वहां पे पहले से इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश कर दी है। क्या किया है उन्होंने? उनके स्टेप्स देखो। चाइनीज कोर्ट्स ने ना एग्रेसिवली वर्कर्स के हक में फैसले सुनाने स्टार्ट कर दिए हैं। मई में वहां पे एक कोर्ट ने यह बोला कि अगर एआई सॉफ्टवेयर के लिए एक वर्कर को निकाला गया तो इसे इलीगल ले ऑफ माना जाएगा। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर रूलिंग दी कि एआई का जो यूज है लेबर को आजाद करने में और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाने में होना चाहिए, ना कि जॉब्स को छीनने में। एआई का रोल जॉब को छीनने में नहीं होना चाहिए, लेबर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने में होना चाहिए। तो इसलिए कंपनीज को ना टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी। ये चाइना की एक कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। फिर वहां की गवर्नमेंट पॉलिसी आप देख लो। जनवरी में उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है ना, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने एआई के इंपैक्ट को काउंटर करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया।
उन्होंने जो स्टेट काउंसिल्स है ना, उनकी स्टेट काउंसिल्स ने एक स्ट्रेटेजी निकाली, एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट स्ट्रेटेजी। ये 2026 से 2030 के बीच में लागू होगी। तो वहां पे भाई अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने का जो काम है वो अभी से स्टार्ट हो गया है। और पार्टी ऑफिशियल्स ने ये रूल बना दिया है कि अगर जॉब का नेचर बदल रहा है तो एम्प्लॉयर को ही वर्कर को नई एआई सेंट्रिक जॉब देने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। यानी अपस्किलिंग की और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी जो है कंपनीज के ऊपर है। मान लो अदानी किसी को जॉब से निकाल रहा है एआई के कारण, तो एआई की अदानी की जिम्मेदारी है कि वो उस एम्प्लॉय को अपस्किल करे जिसकी जॉब जाने का खतरा है एआई के आने की वजह से। तो ये दिखते हैं, मतलब ये चीजें ठीक किए जा रही हैं चाइना के द्वारा, बट हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। चाइना की सरकार ने आम लोगों के लिए हाउसिंग, फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दिया है, सब कुछ मार्केट पे नहीं छोड़ा है, क्योंकि उनको पता है सोशल स्टेबिलिटी रहेगी तभी चाइना ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन आप हमारा देखो, हमारे देश में देखो कुछ चीजें ठीक करने की आवश्यकता है, तो 3 सॉल्यूशंस राइटर बताते हैं। सबसे पहले, शिफ्ट फ्रॉम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू ईज ऑफ लिविंग बिजनेस। इंडिया का सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, लेकिन भाई ये तभी पॉसिबल होगा जब पॉलिसी में आम आदमी की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ अर्निंग शामिल होगा। जो वर्कर के राइट है ना, आपको उनको भी सम्मान देना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि बिजनेस आसान करने के चक्कर में लोग जो हैं पैसा ही ना कमा सके, सैलरी भी ना कमा सके। नहीं, ये देखो, रीविजिट द 4 लेबर कोड्स। जो लेबर कोड्स आपने बनाए हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, उनको आप दोबारा से देखो। वर्कर्स के राइट को कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के राइट से ऊपर रखो, यानी पूंजीपति क्लास के लोगों के राइट्स ऊपर मत रखो, वर्कर क्लास के राइट्स ऊपर रखो। छोटे जो एंटरप्रेन्योर हैं, वर्कर्स हैं, आप उनकी भी बात सुनो, सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स की बात मत सुनो। और फिर चाइना ने जैसा किया, जो एम्प्लॉयर है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वर्कर्स को अपस्किल करने के लिए। वर्कर की स्किल अगर पुरानी हो गई है तो उसे रीस्किल करने के लिए, उसकी स्किल इंप्रूव करने के लिए कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और एआई की वजह से कोई कंपनी जॉब से निकाल रही है तो आप चाइना की तरह उस चीज को रेगुलेट करो। तो ये काम इंडिया को भी करने पड़ेंगे। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। ये पास्ट में एम्प्लॉयमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है ये एम्प्लॉयमेंट वाला, तो ऑलमोस्ट हर साल यूपीएससी पूछ लेती है, 1 साल छोड़ के 1 साल पूछ ही लेती है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया यूएस न्यू टैरिफ से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनके मतलब बता देता हूं। मेनली 2 कीवर्ड इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 301 यूएस ट्रेड एक्ट 1974 और ये IEEPA एक्ट। टैरिफ तो आपको पता ही है, इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी जो कोई देश लगाता है। और रेसिप्रोकल टैरिफ भी आपको पता है, टिट फॉर टैट टैरिफ, तुमने लगाया तो मैं भी लगाऊंगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा तुम मेरे साथ बिहेव करोगे मैं भी वैसा ही करूंगा। तुम मेरे ऊपर टैक्स लगा रहे हो, मैं भी तेरे ऊपर लगाऊंगा। ये रेसिप्रोकल टैरिफ होता है। लेकिन ये 2 समझ लीजिए, सेक्शन 301 यूएस ट्रेड एक्ट 1974। ये देखो, यूएस का ना ऐसा कानून है जो ना यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ये ताकत देता है कि अगर कोई दूसरा देश ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस करता है जो यूएस के ट्रेड को नुकसान पहुंचाए, यूएस के कॉमर्स को नुकसान पहुंचाए, व्यापार को नुकसान पहुंचाए या फिर अनफेयर हो, तो भाई यूएस उस पर ना एक तरफा सैंक्शंस या फिर टैरिफ लगा सकता है। समझे? यूएसटीआर मतलब यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर इनको लगता है कि भाई कोई देश गलत प्रैक्टिसेस अपना रहा है ट्रेडिंग में जिससे यूएस के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर यूएसटीआर ना उस देश से माल इंपोर्ट करने पे ना टैरिफ लगा सकता है, एक तरफा टैरिफ। अभी इसका आएगा, सेक्शन 301 का मेंशन आर्टिकल में आएगा। फिर दूसरा जो कीवर्ड जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, IIPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। ट्रंप के द्वारा यह एक्ट यूज किया गया था विभिन्न देशों के अगेंस्ट इमरजेंसी टैरिफ लगाने के लिए। लेकिन यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में यूएस के राष्ट्रपति के टैरिफ लगाने वाले डिसीजन को स्ट्राइक डाउन कर दिया था।
समझे? यानी पिछले साल आपको याद होगा ना, ट्रंप ने विभिन्न देशों के अगेंस्ट इमरजेंसी टैरिफ लगा दिए थे, इंडिया के अगेंस्ट भी। वो ट्रंप ने इस एक्ट के अंतर्गत लगाए थे, लेकिन ट्रंप के उस एक्शन को यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। चलो, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम स्टोरी डिस्कस करते हैं, मतलब आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखो, ट्रंप ने क्या किया, इस इमरजेंसी एक्ट जो 1977 का एक्ट है, इसका यूज करके ऑलमोस्ट हर देश पे एक तरफा टैरिफ लगा दिए। और मकसद ये था सभी देशों के ऊपर टैरिफ लगाने का कि भाई उनको डरा के मजबूर किया जा सके कि आओ यूएसए के साथ में ट्रेड डील साइन कर लो। लेकिन फरवरी 2026 में क्या हुआ, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने इंक वर्सेस ट्रंप केस में यह आदेश दिया कि ट्रंप के पास में, यानी राष्ट्रपति के पास में, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है इस इमरजेंसी एक्ट के तहत में टैरिफ इंपोज करने की। यानी यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने यूएस के राष्ट्रपति के डिसीजन को नलीफाई कर दिया। कौन सा डिसीजन? टैरिफ लगाने का। तो अब देखो, ट्रंप का जो एजेंडा था कि विभिन्न देशों को डरा के उनके साथ ट्रेड डील साइन करना, तो वो तो उनका मकसद यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। फिर अब ट्रंप ने पिछले रास्ते से कोशिश की है कि मैं डराऊंगा तो सही विभिन्न देशों को ट्रेड डील साइन करने के लिए, ये एक्ट नहीं तो मैं किसी और एक्ट के तहत में टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन उनको मैं डराऊंगा जरूर कि वो भाग के मेरे पास में आए और ट्रेड डील साइन करें। तो राष्ट्रपति ने, यूएस के राष्ट्रपति ने अब नया तरीका खोज लिया है विभिन्न देशों को डराने का। वो तरीका क्या है? वो है सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशंस। याद कीजिए मैंने आपको क्या बोला था। सेक्शन 301 ये पावर देता है यूएसटीआर को, अगर कोई देश ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाता है जिससे यूएस को नुकसान हो तो यूएसटीआर टैरिफ लगा सकता है। तो अब यूएस के राष्ट्रपति ने यह मैकेनिज्म यूज करना स्टार्ट कर दिया विभिन्न देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने के लिए। तो पिछले हफ्ते ही ना यूएसए ने फोर्स्ड लेबर मतलब जबरदस्ती काम करवाना, इस प्रैक्टिस का हवाला देते हुए नए टैरिफ अनाउंस कर दिए कई सारे देशों के अगेंस्ट। यूएसए का कहना है कि जो देश अपने यहां पे फोर्स्ड लेबर से बने प्रोडक्ट का इंपोर्ट नहीं रोकता तो उन पे हम टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। तो इसीलिए आर्टिकल का टाइटल ही फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड है, समझ गए। लेकिन यूएसए का फोर्स्ड लेबर के नाम पे टैरिफ लगाना यह सिर्फ देखो दिखावा है। आप कंपैरेटिव एनालिसिस देखिए, इंडिया के ऊपर कितने परसेंट टैरिफ लगाए ये बोल के कि हमारे यहां पे फोर्स्ड लेबर से बने प्रोडक्ट यूज होते हैं, 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिए। और अभी इंडिया के साथ कोई फॉर्मल डील साइन नहीं हुई है, इंडिया पे 10% एक्स्ट्रा लगा दिए। जबकि देखो यूरोपियन यूनियन पे टोटली 10% लगाए हैं। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ डील एडवांस स्टेज में है। ताइवान पे भी सिर्फ टोटल 10% लगाए हैं, इंडिया पे एक्स्ट्रा 10% है। फर्क है यहां पे, इन दोनों पे टोटली 10% और इंडिया पे 10% एक्स्ट्रा। जापान, साउथ कोरिया को भी स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं क्योंकि उनके साथ में डील फॉर्मलाइज हो गई है। तो भाई राइटर बोलते हैं कि यूएसए को अगर वास्तव में फोर्स्ड लेबर रोकना होता तो वो सारे गुनहगारों पे सेम टैक्स लगाता, लेकिन नहीं। जिन देशों के साथ में ट्रेड डील फॉर्मलाइज हो चुकी है, एडवांस स्टेज में है, उन पे तो कम टैरिफ लगाए गए, लेकिन जिन देशों के साथ में अभी डील पे नेगोशिएशन चल रही है उन पे ज्यादा टैरिफ लगाए गए। यानी फोर्स्ड लेबर को रोकना तो यूएसए का सिर्फ दिखावा है, वो डरा के ट्रेड डील साइन करवाना चाहते हैं, समझ गए भाई। यही होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल ट्रेड में। सामने वाला देश नकाब ओढ़ता है, जैसे यूएसए मोरालिटी का नकाब ओढ़ रहा है कि फोर्स्ड लेबर को हम रुकवाना चाहते हैं इसलिए हमने टैरिफ लगाए, जबकि ये सिर्फ मास्क है मोरालिटी का। असली मकसद क्या है उनका? असली मकसद है बढ़िया डील साइन करना। यही चलता है। कितना बढ़िया एग्जांपल है देखो। इसके बाद एक और कॉन्ट्राडिक्शन आप देखिए, यूएसए ने ना अभी हाल ही में अपने डोमेस्टिक कोर्ट्स में यह कहा था कि वो वर्ल्ड पुलिस नहीं बनना चाहता, लेकिन टैरिफ लगा रहा है यूएसए फोर्स्ड लेबर के नाम पे, तो भाई ये तो पुलिस बनने वाली बात हो गई ना। और सबसे मजेदार बात यह है कि यूएस ने इंडिया पे फोर्स्ड लेबर यूज करने का आरोप नहीं लगाया। इंडिया पर टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि इंडिया उन देशों से ट्रेड करता है जहां पे फोर्स्ड लेबर का एलिगेशन है, जैसे चाइना,
मलेशिया, इंडिया इन देशों के साथ में डील करता है, ट्रेड करता है, जबकि चाइना और मलेशिया पर आरोप है कि वहां पे जबरदस्ती काम करवाया जाता है लोगों से, वर्कर से। तो इंडिया पे डायरेक्ट आरोप नहीं है, इंडिया पे आरोप यह है कि हमने उन देशों के साथ में ट्रेड किया जहां पे फोर्स लेबर होती है। इंडिया ने यहां पे एक बहुत स्मार्ट डिप्लोमेसी खेली। पहले यूएस इंडिया पर ना 12.5% टैरिफ लगाने वाला था। इंडिया ने तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम हमारे देश में फोर्स्ड लेबर से बने किसी भी गुड्स का इंपोर्ट बैन करते हैं। सिर्फ इस एक पेपर नोटिफिकेशन के निकालने से ना यूएस खुश हो गया और उसने इंडिया के टैरिफ को घटा के 12.5% से घटा के 10% कर दिया। अब ये 12.5% पहले था, अब 10% एक्स्ट्रा टैरिफ है। तो भाई कम से कम हमारे कॉम्पिटिटर के बराबर है या फिर कॉम्पिटिटर से कम है, ये अच्छी चीज है। बट देखो राइटर ये बोलते हैं कि नोटिफिकेशन तो आपने निकाल दिया कि इंडिया फोर्स लेबर से बने प्रोडक्ट के इंपोर्ट पे बैन लगाता है, ये तो आपने निकाल दिया। अब आप इसे इंप्लीमेंट कैसे करोगे? अगर इंडिया को चेक करना है कि मलेशिया या फिर चाइना से आने वाला सामान फोर्स लेबर से बना है या नहीं बना है, तो इंडिया को वहां पे जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, चाइना में या मलेशिया में। अब वहां की सरकारें इंडिया के इंस्पेक्टर्स को थोड़ी ना इन्वेस्टिगेट करने देंगी, चेक करने के लिए कि चाइना या मलेशिया में जो माल बना है वो फोर्स्ड लेबर से बना है कि नहीं बना, कभी नहीं अलाउ करेंगी वो। तो ये जो कानून है वो सिर्फ कागज पे रह जाएगा, नाम नाम का नोटिफिकेशन इंडिया ने जारी किया। और देखो कहानी ना अभी खत्म नहीं हुई है। अभी सेक्शन 301 के तहत फोर्स लेबर के अलावा यूएसटीआर एक और चीज पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन क्या है? एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब, जब देखो कोई देश अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करे ना, और उसने अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया और जो ज्यादा प्रोडक्शन किया उसे विदेशों में सस्ते मालों में डंप कर दिया, तो इसे एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में माल की खपत कितनी है? सिर्फ मान लो 10 टन है, लेकिन चाइना की कंपनीज ने माल प्रोड्यूस कर दिया 1000 टन। तो इतना ज्यादा जो एक्सेस माल प्रोड्यूस कर दिया 990 टन, अब वो यूएस में या इंडिया में औने पौने दामों में डंप कर दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये एक्सेस कैपेसिटी है। तो यूएस ना सेक्शन 301 के तहत ना एक्सेस कैपेसिटी पे भी विभिन्न देशों के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब इंडिया जानता है कि अगर इस इन्वेस्टिगेशन के बाद यूएसए ने और ज्यादा टैरिफ जोड़ दिए इंडिया के अगेंस्ट, तो पूरा ट्रेड डायनामिक्स बदल जाएगा। इसलिए अभी ट्रेड डील साइन करने का फायदा ही नहीं यूएसए के साथ में। जब तक देखो एक्सेस कैपेसिटी के टैरिफ क्लियर नहीं होते तो इंडिया यूएस के साथ कोई नई ट्रेड डील नहीं साइन करेगा। अभी इंडिया इंतजार करना चाहता है कि भाई आप अपनी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है एक्सेस कैपेसिटी की कर लो, फिर उसके बाद में हम ट्रेड डील आपके साथ साइन करेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। फिर ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2018-2020 में पूछा था यूएस से संबंधित, ये 2018 वाला डब्ल्यूटीओ ट्रेड वार से संबंधित था। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूएस सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर डील से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 22 जुलाई को देखो यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस वाइट ने ना सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान के साथ में ना एक न्यूक्लियर डील साइन की। डील में यह डिसाइड हुआ है कि यूएस जो है वो सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स, न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह ये सारी चीजें देगा। और जब सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना स्टार्ट करेगा तो यूएस की कंपनीज को प्रेफरेंस मिलेगी। देखो उनके जो किंग है मोहम्मद बिन सलमान, वो अपने देश की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि हमारे देश की इकोनॉमी अभी ऑयल पर डिपेंडेंट है बुरी तरह से, लेकिन आने वाले समय में अब एआई डेटा सेंटर हैं, दूसरी चीजें हैं, उनके लिए मैसिव पावर चाहिए, बहुत ज्यादा पावर चाहिए। तो इसलिए न्यूक्लियर पावर की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है सऊदी अरेबिया। ये देखो एआई डेटा सेंटर्स, नियोम सिटी जो उनकी फ्यूचरिस्टिक सिटी है, इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो सऊदी अरेबिया को लगता है कि न्यूक्लियर पावर जो है क्लीन है, कंसिस्टेंट है,
इसीलिए उन्होंने यूएस के साथ में ये ट्रेड डील साइन की है। अब थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में चलिए। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुई थी 1970 में। इसमें यह डिसाइड हुआ था कि कोई भी अभी जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है वो तो रखेंगे, धीरे धीरे वो अपने वेपन छोड़ देंगे, जो कि आज तक हुआ नहीं है। लेकिन 1970 से पहले जिन देशों के पास में नहीं है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। ये डिसाइड हुआ था इस एनपीटी ट्रीटी में। और ये भी डिसाइड हुआ था कि जो जो इस ट्रीटी को साइन कर रहा है उसके पास में राइट है वो न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल ढंग से बना सकता है। समझ गए? जिन जिन देशों ने एनपीटी ट्रीटी साइन की थी उनके पास में ये राइट है कि वो पीसफुल ढंग से न्यूक्लियर एनर्जी बनाना चाहता है तो बना ले। सऊदी अरेबिया देखो एनपीटी सिग्नेटरी है, तो वैसे तो लीगली इंटाइटल्ड है वो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। तो फिर दिक्कत क्या है, क्यों ये आर्टिकल आया है? देखो पहले आप ये देखो, अगर न्यूक्लियर एनर्जी आपको बनानी है ना तो यूरेनियम का एनरिचमेंट होना चाहिए 3 से 5%। अगर रिसर्च और मेडिकल आइसोटोप्स के लिए आपको यूरेनियम चाहिए तो वो उस यूरेनियम को आप 20% तक एनरिचमेंट कर सकते हो। लेकिन वेपन्स बनाने हैं आपको न्यूक्लियर वेपन, तो भाई आपको यूरेनियम का एनरिचमेंट करना पड़ेगा 90% तक। दिक्कत यह है, इसलिए हल्ला हो रहा है इस डील पे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ना एक प्रोटोकॉल है, एडिशनल प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये IAEA इंस्पेक्टर्स को ना राइट देता है वो कभी भी किसी देश में न्यूक्लियर साइट या फिर नॉन न्यूक्लियर साइट पे जाके भी छापा मार के देख सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है कि कहीं यूरेनियम का इनरिचमेंट ज्यादा तो नहीं हो रहा। पता लगे सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि हम यूरेनियम इनरीच कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, लेकिन वहां पे 70-80% यूरेनियम इनरीच हो चुका है, तो फिर तो गलत हो गया ना, फिर तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं इसका मतलब सऊदी अरेबिया। तो इसीलिए ये एडिशनल प्रोटोकॉल है IAEA का, ये अपने इंस्पेक्टर्स भेजता है और चेक करता है कि वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी कैसे यूज हो रही है, मतलब जो इनरिचमेंट है यूरेनियम का कितना हो रहा है और कैसे यूरेनियम का यूज हो रहा है। अब दिक्कत यह है, यूएस ने सऊदी अरेबिया के साथ में डील साइन हुई है ना, उसमें यह एडिशनल प्रोटोकॉल है ही नहीं। यानी सऊदी अरेबिया को अब अपने न्यूक्लियर प्लांट्स खोलने ही नहीं पड़ेंगे IAEA के इंस्पेक्टर्स के लिए। यानी IAEA के इंस्पेक्टर सऊदी अरेबिया में जाके न्यूक्लियर प्लांट वगैरह नहीं चेक कर सकेंगे कि वहां पे यूरेनियम कितना इनरिच्ड है। तो चोरी छुपे अगर सऊदी अरेबिया बॉम्ब बना भी ले तो भी किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि IAEA का एडिशनल प्रोटोकॉल लागू ही नहीं है, डील में शामिल ही नहीं है। अब यहां पे देखो दो चीजें हैं। पहली चीज तो ईरान के साथ में यूएस जब डील करता है तो भाई इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा के रखता है, और ईरान फॉलो भी कर रहा है उन कंडीशंस को, तो भी यूएस इग्नोर कर देता है, डील को तोड़ देता है। लेकिन जब उसके दोस्त सऊदी अरेबिया की बात हो तो यूएस एडिशनल प्रोटोकॉल को इंक्लूड ही नहीं करता है। चोरी छुपे सऊदी अरेबिया बॉम्ब भी बना ले तो कोई देखने वाला नहीं है। कल को देखो ईरान भी बोलेगा कि भाई ये तो तुम्हारा हिपोक्रेसी है, हमारे साथ तुम कैसी कंडीशंस लगाते हो, सऊदी अरेबिया के साथ कैसे लगाती हो, तो इसका मतलब तो हमें तो भाई अपने हिसाब से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का हमारे पास में सोवरेन राइट है। ईरान तो ये बोलेगा। और ऊपर से देखो एक और चीज, यूएस कैसे अपनी बात पे टिकता नहीं है, खरा नहीं उतरता, वो देखो। बाइडन ने 2021 में सऊदी अरेबिया पे एक कंडीशन लगाई थी कि हम आपके साथ न्यूक्लियर डील साइन कर लेंगे, लेकिन आपको इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत। सऊदी अरेबिया भी विचार कर ही रहा था कि अक्टूबर 2023 में हमास ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। फिर सऊदी अरेबिया ने बोल दिया कि भाई हम इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, इजराइल ने बहुत सारे पैलेस्टीनियन को मारा है। तो मोरालिटी ये कहती है, या फिर इस्लाम के नाम पे हम इजराइल के साथ में रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। लेकिन फिर बाइडन चले गए, ट्रंप आ गए। अब ट्रंप के कार्यकाल में ये डील साइन हो गई जिसमें इजराइल के साथ में रिश्ते नॉर्मलाइज करने की बात नहीं थी पहले। लेकिन जैसे ही ट्रेड डील रिलीज हुई तो डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया कि भाई तुमने इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करने की कंडीशन क्यों हटा दी। तो फिर डील साइन होने के बाद में ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दी, नहीं 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 नहीं, रिश्ते तो इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे, तभी ये ट्रेड डील एक्टिवेट होगी। तो मतलब
आप अपने वर्ड्स पे कायम ही नहीं हो। आपने ट्रेड डील साइन कर ली नेगोशिएशन के बाद में, जिसमें कंडीशन ही नहीं है कि आपको इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करने हैं। लेकिन जब ट्रेड डील रिलीज हो गई पब्लिक में तो डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ। तब आपने फिर बोल दिया कि नहीं नहीं, साइन होने के बाद में कौन बोलता है भाई कि हाँ भाई अब आपको ये करना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप अपनी बात पे कायम ही नहीं हो, ट्रेड डील साइन कर ली उसके बाद कौन बोलता है। ये तो फ्लिप फ्लॉप वाली बात हो गई। तो अब सऊदी अरेबिया और बाकी पार्टनर्स को भी समझ में आ गया है कि ये यूएस के ऊपर रिलाई नहीं हुआ जा सकता। और दूसरा, सऊदी अरेबिया मान लो बॉम्ब बनाता है चोरी छुपे, फिर इजिप्ट, यूएई ये सब भी बोलेंगे कि हमारे पास में भी ऐसी डील होनी चाहिए, हम भी न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के नाम पे वो कुछ और भी बना सकते हैं, बॉम्ब भी बना सकते हैं। तो वर्ल्ड में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा आने वाले समय में, ये भी एक पॉइंट है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्वेश्चन 2020 में यूपीएससी ने पूछा था और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।